तो आज लेंगे हम चोलों के बारे में। हमने पिछले वीडियो में बात की थी चोल शासकों के बारे में, जिसमें हमने दो ऐसे चोल शासकों के बारे में पढ़ा, जिसमें एक का नाम था राजेंद्र चोल और दूसरा राजराजा महान, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शासक चोल वंश के माने जाते हैं। तो नेक्स्ट लेंगे अब हम चोल प्रशासन के बारे में। चोलों के प्रशासन, जहाँ पर चोल शासकों ने जो समुद्र पार के राज्य जैसे कि श्रीलंका इत्यादि थे उनको जीता, वहीं पर चोलों ने अपने प्रशासन की तरफ भी ध्यान दिया। तो सबसे पहले आता है उनका केंद्रीय प्रबंध। चोलों के केंद्रीय प्रबंध में सबसे ऊपर था राजा, सर्वोच्च अधिकारी था राज्य का। उसका पद पैतृक राज्यारोहण बड़ी धूमधाम से किया जाता था। साधारणतः राजा अपने जीते जी ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता था, ताकि बाद में सिंहासन के लिए कोई झगड़ा न हो। राजा युवराज केवल योग्य राजकुमार को ही नियुक्त करता था। राजा सुंदर महल में रहता था। बहुत से अंगरक्षक उसके हुआ करते थे और राजा सभी शक्तियों का स्रोत था। लोग राजा को देवता समान उसकी पूजा करते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे। लोग चोल शासकों की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में रखते थे, उनकी देवताओं के समान पूजा अर्चना की जाती थी। दूसरी ओर चोल शासक धार्मिक प्रवृत्ति के हुआ करते थे। शैव मत के अनुयायी शिव और विष्णु के अनेक मंदिरों का निर्माण चोल राजाओं के समय में किया गया। दूसरे थे उनके मंत्रीगण और राज्य अधिकारी। मंत्रियों का हालांकि कोई ज़्यादा वृत्तांत नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मंत्रीगण अवश्य हुआ करते थे। राज्य में राजा के आदेशों को लागू करने के लिए हर विभाग में कई अधिकारी और कर्मचारी होते थे। चोल राज्य के अधिकारी अपनी योग्यता के लिए प्रसिद्ध थे। राजाओं ने अधिकारियों को महाराशी, एनादी, मारायन इत्यादि उपाधियां दी हुई थी। साधारणतः उच्च घराने के लोगों को ही राज्य अधिकारी नियुक्त किया जाता था और योग्यता के अनुसार उनको पदोन्नति भी दी जाती थी। फिर उसके बाद लेंगे हम दूसरा उनका प्रांतीय प्रबंध। चोल शासकों ने उचित शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए अपना जो साम्राज्य था उसको आगे चलकर कई प्रांतों में बांटा हुआ था, और जो प्रांत थे उनको कहा जाता था मंडलम। चोल शासकों के समय में मंडलम की कुल संख्या थी 6। प्रांत का मुख्य अधिकारी गवर्नर था, जिसे राजा स्वयं नियुक्त करता था। प्रायः गवर्नर के पद पर राजकुमार या राजवंश से संबंधित व्यक्ति को ही गवर्नर नियुक्त किया जाता था। वह राजा के आदेशों को लागू करवाता था और प्रांत में शांति व्यवस्था को बनाए रखता था। फिर है स्थानीय प्रबंध। चोल शासकों के निपुण शासन प्रबंध स्थापित करने के लिए साम्राज्य को जहां मंडलम में बांटा था, वहीं मंडलम आगे चलकर बालनाडु में बंटे हुए थे और प्रत्येक बालनाडु को पुनः जिलों में विभाजित किया गया था, जिन्हें नाडु कहा जाता था। बालनाडु नाडु में तो प्रत्येक जिले में कई तहसीलें थी और इन तहसीलों को कुर्रम या कोट्टम कहा जाता था और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। फिर उनके जो इसी के साथ साथ चोलों की जो स्थानीय सरकार थी उसका बड़ा महत्व था। गांव पूर्णतः स्वतंत्र हुआ करते थे। प्रत्येक कुर्रम का कार्य एक पंचायत के हाथ में होता था, जिसे सभा कहते थे। इस सभा के सदस्यों को लोग स्वयं चुनते थे। सदस्य प्रायः 1 वर्ष तक अपने पद पर रहते थे। हर एक कुर्रम की सभा को आय और व्यय का पूरा अधिकार होता था। यह सभा जनहितकारी कार्यों में धन खर्च करती थी। पुलिस पर भी सभा का ही नियंत्रण होता था। केवल यही नहीं, सभा के पास न्यायिक शक्तियां भी हुआ करती थी। हाथ पांव काटने के दंड के अतिरिक्त प्राण दंड तक दे सकती थी। इस प्रकार चोल शासन प्रबंध बड़ा सफल सिद्ध हुआ। ग्रामों में एक और सभा हुआ करती थी जिसको कहा जाता था उर। तो उर नामक ये जो सभा थी, गांव के लोगों की सभा, जबकि सभा एक और हुआ करती थी जो गांव के ब्राह्मणों की होती थी। ग्रामों की भांति नगरों में नगरम या नातार जैसी सभाएं होती थी। ये नगर और
जिलों के कार्यों को व्यवस्थित करती थी। नातार को जिले या नाडु के शासन प्रबंध की पूर्ण शक्तियां और अधिकार प्राप्त होते थे। केंद्रीय सरकार का इन पर बहुत कम नियंत्रण होता था। फिर इनकी न्याय व्यवस्था की बात करें तो स्थानीय शासन से संबंधित चोल साम्राज्य में न्याय प्रबंध जो था ये स्थानीय शासन से संबंधित होता था। स्थानीय सभाओं को काफ़ी अधिकार दिए गए थे। इनमें न्याय करने की पद्धति कुछ आधुनिक न्याय पद्धति से मिलती जुलती थी। सबसे पहले दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते थे, फिर गवाह प्रस्तुत किए जाते थे और बाद में सभी पक्षों और बातों पर निरीक्षण करने के बाद फैसला सुनाया जाता था। गवर्नर सभा के अतिरिक्त किसी मुकदमे का निर्णय नहीं कर सकता था। गांव की सभा फौजदारी और दीवानी झगड़ों का निर्णय करती थी। यद्यपि सभा का निर्णय अंतिम होता था, कई बार सभा के निर्णय के विरुद्ध नाडु के राज्य अधिकारियों के पास अपील की जाती थी। राज्य में राजा का न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय था, उसे धर्मासन कहते थे। उस समय सजाएं कम थी, मृत्युदंड कम दिया जाता था, जुर्माना किया जाता था। हत्या करने पर अपराधी को मंदिर में दीपक जलाने के खर्च के रूप में गायों या भेड़ों का जुर्माना किया जाता था। भले ही सजाएं उदार थी लेकिन अपराध अधिक नहीं होते थे। चोल साम्राज्य में हल्के दंड होने के बावजूद भी साम्राज्य में अपराध बहुत ही कम हुआ करते थे। फिर यदि हम उनकी वित्त व्यवस्था की बात करें तो उनकी जो वित्त व्यवस्था थी बहुत ही उचित थी। मुख्य साधन था आय का भूमि कर। सरकार भूमि कर प्रबंध में विशेष रुचि लेती थी। भूमि का उचित वर्गीकरण किया गया था। भूमि के जिस भाग पर घर, मंदिर, तालाब आदि होते थे उस भूमि पर टैक्स नहीं लगता था। शेष भूमि पर टैक्स या कर लगाया जाता था। उपजाऊ भूमि पर उपज का चौथा तीसरा भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। कम उपजाऊ भूमि पर उपज का पांचवा या छठा भाग कर देने के लिए ग्रामीण सामूहिक रूप से उत्तरदायी थे। सिंचाई के लिए तालाब, झीलें बनाई गई थी। सरकार की ओर से कृषकों को भूमि कर, अनाज या नकदी में देने की छूट थी। भूमि कर के अतिरिक्त सरकार को चुंगी कर, जुर्माना, व्यवसाय कर, सिंचाई कर, व्यापारिक वस्तुओं पर कर, नमक कर, पशुओं पर कर, सरकारी ऋणों पर ब्याज आदि से भी आय होती थी। चोल शासक राज्य की आय को मुख्यतः नागरिक प्रबंध, सेना के शस्त्र, समुद्री जहाज, राजमहल के खर्चे, भवन, नहर, तालाब, मंदिर के निर्माण आदि पर इन सब को खर्च किया करते थे। फिर उनके सैनिक प्रबंध की हम बात करें तो चोल राजा के पास एक विशाल सेना 1,50,000 के करीब मुख्यतः पैदल, हाथी, घुड़सवार 3 अंगों में विभाजित थी। सेना के लिए बढ़िया किस्म के घोड़े अरब देशों से मंगवाए जाते थे। सैनिकों को अनुशासन में रखा जाता था और ये उचित उनको शिक्षा भी दी जाती थी। इसी के साथ साथ सैनिक छावनियाँ भी हुआ करती थी। चोल शासकों के पास नौसेना भी थी और इसी शक्तिशाली नौसेना या समुद्री बेड़े के अंतर्गत राजा और राजेंद्र चोल इन्होंने क्या किया, जावा, सुमात्रा, मलाया, लंका के ऊपर अधिकार किया। चोलों की सेना में राजा जो था समस्त सेना का सर्वोच्च सेनापति, उसके अतिरिक्त नायक, सेनापति, महादंड नायक जैसे उच्च अधिकारी भी हुआ करते थे। फिर हम बात करें प्रजा हितकारी कार्यों की तरफ भी ध्यान दिया गया। उन्होंने कई बांध बनाए, सिंचाई के साधनों की उचित व्यवस्था की, कई नहरें बनवाई। कावेरी नदी से उन्होंने कई नहरें निकलवाई। राजेंद्र प्रथम के समय गंगई कोंड चोल पूर्व के स्थान पर एक झील के 16 मील तक किनारे बनाए गए ताकि निर्धन किसानों को लाभ पहुंच सके। सड़कें, नगर, मंदिर, तालाब इत्यादि चोल शासकों के द्वारा बनाए गए। फिर है चोल कला के बारे में। चोल कला के अंतर्गत महान जो थे ये विजेता तो थे ही लेकिन प्रबंधक भी थे और साथ ही साथ कला की तरफ भी ध्यान दिया गया। तो चोल शासकों के समय में सबसे पहले हम मंदिरों की बात करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़े कुछ जो हैं ये चित्र भी डाले हैं, इनको भी आप देखें तो साथ साथ ये इन चित्रों से भी हमें चोल शासकों की कला का पता चलता है। तो चोल शासकों ने
बहुत से जो मंदिर थे वो उनके द्वारा बनाए गए। चोल शासकों ने मंदिर निर्माण के अंतर्गत ये द्राविड़ शैली में बनाए गए, जिसके अंतर्गत गर्भगृह या मूर्ति, जहाँ पर मूर्ति कक्ष है, ये 5 से 7 मंजिल का निर्माण एक विशेष पद्धति से किया जाता था। इसे विमान कहते थे। ऊंचाई के साथ साथ इनका जो आकार था वो कम होता चला जाता था। और इसी के साथ साथ प्रदक्षिणा पथ भी बनाया जाता था। अनेक देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की जाती थी। यहाँ तक कि चोल शासकों की भी मूर्तियाँ स्थापित की गई। चोल शासकों में परांतक प्रथम द्वारा निर्मित कोरंगनाथ का मंदिर तिरुचनापल्ली में, इसकी दीवारों पर जो मूर्तियाँ बनाई गई वे कला के अद्भुत नमूने। बृहदेश्वर का मंदिर राजराजा प्रथम ने 1000 ईस्वी में तंजौर में बनवाया। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। राजेंद्र प्रथम ने 1025 में राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर कहते हैं। चोल शासनकाल में पत्थर धातु की मूर्ति कला को भी प्रोत्साहन दिया गया। अनेक ऋषि मुनियों की, देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया गया। और सबसे खास बात यह है कि चोल शासकों के समय में ये आप देखें, ये जो नटराज की मूर्ति भगवान शिव का एक जो मूर्ति है, नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं शिव की। तो ये जो नटराज की मूर्ति है, ये कहा जाता है ये भी चोल शासकों की ही देन है। और इसी के तहत ही ये कहा जाता है कि बहुत से झील, तालाब, नहरों का निर्माण भी चोल शासकों के द्वारा करवाया गया। चोल साहित्य की बात करें तो तमिल साहित्य को प्रोत्साहन दिया गया। महाभारत, पुराण, ज्योतिष, रामायण, शास्त्र, विज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा को बढ़ाने के लिए योगदान दिया, प्रयास किए। मंदिरों में धार्मिक नाटक होने लगे, जिससे नृत्य कला और संगीत कला में उन्नति हुई। चोल काल में तमिल साहित्य में अद्भुत विकास हुआ। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से तमिल साहित्य की काफ़ी उन्नति हुई। सेक्युलर ने पेरी या पुराणम नामक ग्रंथ की रचना की, शैव सिद्धांत का वर्णन किया। नंदी ने नंदी अनंदर नबी और त्रिमुराय कंडी पुराणम इत्यादि धार्मिक ग्रंथों की रचना की। तो ये तमिल साहित्य। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो चोल शासक थे, जहाँ उन्होंने साम्राज्य को विस्तृत किया, वहीं पर प्रशासन की तरफ भी ध्यान दिया। कला साहित्य को भी उन्होंने काफ़ी जो है उनके समय में प्रोत्साहन मिला। तो ये था चोल वंश दक्षिण भारत में। और इसी वंश के अंतर्गत चोल शासकों ने काफ़ी तरक्की या उन्नति की। तो इस वीडियो में इतना ही।